बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फैसल को वो बेचारा बड़ी देर से वेट कर रहा है मेरा। सॉरी फैसल यार टाइम 10 बज के 10 मिनट का था सो बहरहाल चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट इंशाल्लाह तुम्हारा सबसे पहले ख़्याल रखेंगे उसके बाद बाकी सारे काम। ठीक है? आई प्रॉमिस टू यू। अच्छा जी, हमने डिस्कस करना था न्यूरॉन को। न्यूरॉन बेसिकली क्या है? न्यूरॉन बेसिकली एक यूनिट होता है, एक ब्लॉक होता है नर्वस सिस्टम का। जिस तरह एक बड़ी मैं आम सी मिसाल दिया करता हूँ कि जिस तरह जो हमारी हमारा अगर हम कोई दीवार बनाते हैं, अगर हम कोई मकान बनाते हैं, तो ये हर मकान जो है वो ईंटों से मिलके बनता है और जो ईंट होती है उसकी वो एक इकाई होती है। एक-एक ईंट जो है वो मिल के दीवार को बनाती है। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ होता है और न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलकर कई लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों न्यूरॉन जो हैं वो मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम को एक फ़ॉर्मूलेट करते हैं। वालेकुम सलाम फैसल, क्या हाल है? ठीक-ठाक हो? सॉरी यार 1 मिनट मुझे थोड़ी-सी सेटिंग कर लेने दो। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे कि न्यूरॉन जो बेसिकली होता है वो यूनिट होता है एक नर्वस सिस्टम का, एक उसकी इकाई होती है। उसके बगैर बिल्कुल भी नर्वस सिस्टम नहीं बन सकता। अब न्यूरॉन का काम क्या होता है बेसिकली ये एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या आप ये कह सकते हैं कि एक-दूसरे एक-दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। इन्फॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से लेके नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर ये जो है वो सेंस ऑर्गन्स तक ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं ये एक लंबी डिबेट है। एक्शन पोटेंशियल के थ्रू लेके जाते हैं, न्यूरोनल कंडक्शन के थ्रू जो सारा प्रोसेस होता है इसका उसको न्यूरोनल कंडक्शन कहते हैं, उसके थ्रू ये लेके जाते हैं। अब 2-3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। एक न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे जो बेसिकली होते हैं वो होते हैं मोटर न्यूरॉन और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं इंटरन्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं उनका काम ये है कि सेंस ऑर्गन्स से इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं सीएनएस से और इस आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वापस आके जो सेंस ऑर्गन्स तक जहाँ से इन्फॉर्मेशन गई होती है, जहाँ पर जो जवाब है वो रिक्वायर होता है, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। डिफरेंट काइंड के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है इसको ऑलरेडी। लाइक जिस तरह सेंस कितनी सेंसेस हैं, स्मेल की सेंस है, टेस्ट की जो है वो सेंस है, विज़न की सेंस है, ऑडिटरी सेंस है, उसके अलावा टेम्परेचर, टच या प्रेशर की जो सेंस है। अब हर सेंस के हिसाब से न्यूरॉन डिफरेंट होगा। अगर हम कोई आवाज़ सुनते हैं, तो वो डिफरेंट किस्म का न्यूरॉन होगा सेंसरी जो वहाँ इसको ब्रेन तक लेके जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जानी है तो वो किसी और किस्म का न्यूरॉन लेके जाएगा। इसी तरह अगर हम कोई चीज़ हमें टच करती है, अब ये जो टच मैंने किया है अपने हाथ को, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी और न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन कोई और तरह का यानी हर तरह से सेंसरी न्यूरॉन डिफरेंट न्यूरॉन होते हैं। यानी कि 5-6 किस्म के सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जो अपनी-अपनी फ़ील्ड में काम करते हैं। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल विज़न के ज़रिए, आँखों के ज़रिए इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है, तो वो कोई और सेंसरी न्यूरॉन होगा। कोई चीज़ सुन के इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भेजनी है, तो वो कोई और सेंसरी न्यूरॉन होगा। यानी 5 किस्म के बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं।
अच्छा, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हम स्मेल की बात करते हैं, कोई चीज़ खुशबू सूँघना, अब किसी भी चीज़ की जो खुशबू है वो हमारे ब्रेन में जाके इंटरप्रेट होती है, पहले सिग्नल्स के थ्रू जाती है और उसके बाद ब्रेन में इंटरप्रेट होती है और पता चलता है ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो वो सेंसरी ऑर्गन्स जो स्मेल की इन्फॉर्मेशन को लेके ब्रेन तक जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि यानी ये जो आपकी सेंस या खुशबू या बदबू या जो जिस तरह की भी जो एक चेंज है एनवायरनमेंट में स्मेल है, उसको जो रिसीव करते हैं रिसेप्टर यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसलिए उसको रिसेप्टर का नाम दिया गया है कि वो उसको एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं और उसको वो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो लेकर सीएनएस तक जाते हैं। उसके बाद आ जाता है टेस्ट। टेस्ट का एक ज़ुबान आप कोई चीज़ चखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो टेस्ट की शक्ल में जो सेंसरी न्यूरॉन जो हैं, वो लेके ब्रेन तक जाते हैं कि ये किस चीज़ को खाया जा रहा है, किस चीज़ का टेस्ट है, उसको हम कहते हैं गैस्टेटरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन है बेसिकली, ये किसी भी चीज़ के टेस्ट को लेकर ये आपके ब्रेन तक जाते हैं, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होती है इसकी और पता चलता है कि ये टेस्ट किस चीज़ का था। उसके बाद आ जाता है विज़ुअल फ़ील्ड आ जाती है बेसिकली विज़न विज़न। यानी कोई चीज़ जब हम देखते हैं, उस देख के जो इन्फॉर्मेशन अंदर ब्रेन तक जा रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है कि मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ और ये क्या चीज़ क्या है। तो इसको बेसिकली जो सेंसरी न्यूरॉन की जो टाइप विज़न की इन्फॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जाती है, उसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ठीक है जी? उसके बाद आता है ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स कि ऑडिटरी जो चीज़ हम सुनते हैं, कानों के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन या जो लेयर्स या जो आप वेव्स है, वो आपके ब्रेन तक जाती हैं। वो जो हैं वो बेसिकली आप इसको यू कैन से कि साउंड रिसेप्टर आप इसको साउंड रिसेप्टर न्यूरॉन्स कह सकते हैं। साउंड रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स वो यानी साउंड को रिसीव किया, लेकर उसके बाद न्यूरल पाथवेज़ जो ऑडिटरी न्यूरल पाथवेज़ हैं, वहाँ से होते हुए ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स में गई। वहाँ पर इंटरप्रिटेशन हुई कि बेसिकली ये किस चीज़ का साउंड है और क्यों क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, अब ऑडिटरी जो बेसिकली सेंस है या जो अगर ऑडिटरी सेंसरी न्यूरॉन में कोई मसला आ जाए या साउंड रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स में कोई मसला आ जाए तो 2 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जो बेसिकली है, ये होता है कि बेसिकली कि जब आपकी जो साउंड है, वो आपके कान से लेकर स ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाता है, तो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। अब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में ये प्रोसेस ही गड़बड़ हो जाता है। ये प्रोसेस रहता ही नहीं है। ये परेशानी ये कहीं न कहीं ऑडिटरी सेंसरी न्यूरॉन में मसला होता है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग ठीक नहीं हो पा रही होती। आपका जो साउंड है वो बेसिकली ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक ही ठीक नहीं पहुँच पा रहा होता। तो ये एक डिसऑर्डर है अगर ऑडिटरी या साउंड रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन में कोई इश्यू आ जाए, तो ये जो डिसऑर्डर है वो क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा आ जाता है ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया। ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच जो बेसिकली होती है, वो लॉस्ट हो जाती है। यानी आपका जो ब्रेन का एरिया है, जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है बेसिकली, वो क्या होगा कि आप आपका जो साउंड है, वो वहाँ रिसीव तो हो जाए लेकिन वहाँ पर उसको उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है बेसिकली, वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा। उसको पता नहीं चल रहा है कि साउंड आ तो रहा है, ठीक आ रहा है, बिल्कुल आवाज़ भी ठीक जा रही है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भी ठीक पहुँची है। लेकिन ऑडिटरी कॉर्टेक्स में इसकी प्रोसेसिंग अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाती। उसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स बेसिकली समझ नहीं पाता कि ये इश्यू हुआ क्यों है? तो ये सिर्फ़ उस वजह से जब आपके जो साउंड रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, जब उनमें कोई इश्यू आता है, तो उस वजह से ये दोनों डिसऑर्डर्स जो हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं, जिसको पहला डिसऑर्डर था ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें प्रोसेसिंग में मसला आ जाता है। दूसरा है ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया, जो आपका वर्बल एग्नोसिया बेसिकली वर्बली जो आपने बात कॉर्टेक्स तक तो गई है, लेकिन उससे आगे उसको इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाई कि ये बेसिकली चीज़ कही क्या जा रही है। उसके बाद जो 5वीं सेंस आ जाती है, जो सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली 5th जो उसका है, वो है थर्मो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स।
जब आप कोई टेम्परेचर को फ़ील करते हैं लाइक अ एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, अचानक से सर्दी हो जाती है। वो जब सर्दी होगी यानी टेम्परेचर में चेंज आया, वो डेफ़िनेटली आपकी सेंसेस उसको रिसीव करेंगी कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अब वो क्या होगा कि जब वो थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी तो वो फ़ौरन से जो आपके सेंसरी न्यूरॉन है वो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएँगे। अब क उन सेंसरी न्यूरॉन्स को हम नाम देते हैं थर्मोरिसेप्टर्स का। थर्मोरिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या करते हैं बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, कोई सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इसको लेके वो जाके सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं और वहाँ पे वो सारी प्रोसेसिंग होती है। ये बेसिकली चीज़ क्या है। अच्छा, आगे आ जाता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स भी बेसिकली यू कैन से कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जा आनी होती है दोबारा से। थैंक यू हिरा हुसैन, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच यू जॉइन अस। अच्छा, मोटर न्यूरॉन की हम बात कर रहे थे। मोटर न्यूरॉन बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ब्रेन में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, याद रखिए। एक को हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स और दूसरे को कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अपर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जा रहे होते हैं और जो यू कैन से कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये आपके ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड और जो आगे की जो बॉडी आपकी वहां पर ये पाए जा रहे होते हैं। अच्छा, अब इनका काम क्या है बेसिकली अपर मोटर जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेते हैं और लेके जाके ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स के स्पुर्द कर देते हैं और वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये फिर चलते हुए आपका जो हैंड ब्रेन है, जो आपका सबसे नीचे वाला हिस्सा ब्रेन का है, वहां से होते हुए इसको लेके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते और वहां से फिर आगे जो आपके मसल्स हैं वहां तक लेके चले जाते हैं। अच्छा, इसमें जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ेज़ बेसिकली होती हैं, ये किसी भी ऐज में हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली 40 साल के बाद ये स्टार्ट होती हैं, डायग्नोस होती हैं। अच्छा, दूसरा ये मेल में ज़्यादा होती हैं और फीमेल में ये कम होती हैं। यानी जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ेज़ मोटर न्यूरॉन के जो तोड़-फोड़ की वजह से या किसी भी जो मोटर न्यूरॉन में जो इश्यू आ रहा है, उसकी वजह से कोई भी अगर वो डिज़ीज़ आती है, तो वो 40 इसकी ऐज एक तो ऐज लिमिट ये है कि इसके जो पेशेंट है बेसिकली वो 40 साल के बाद डायग्नोस होते हैं, क्योंकि ये खुल के सामने आ जाती है। बहुत लोअर होती है, आहिस्ता-आहिस्ता चलती है, लेकिन 40 साल के बाद ये खुल के सामने आना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसका जो ज़्यादातर इफ़ेक्ट है वो मेल पे होता है, फीमेल पे कंपैरेटिवली जो है ये कम इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके कुछ डिसऑर्डर्स की हम बात कर लेते हैं। अ मोटर न्यूरॉन के जो डिसऑर्डर हैं। मोटर न्यूरॉन में जो सबसे पहले आ जाता है अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसको हम कहते हैं एएलएस। अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। बेसिकली ये एक कॉमन टाइप का डिसऑर्डर है मोटर न्यूरॉन का। इसमें पर्सन के आर्म्स, लेग्स, माउथ और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट होता है। यानी और इसका जो जब ये स्टार्ट हो जाता है, तो मोस्टली जो पेशेंट है वो 3 टू 5 इयर्स तक सर्वाइव कर सकता है और 3 टू 5 इयर्स के बहुत कम ऐसा होता है कि जो डायग्नोसिस के बाद पेशेंट 10 साल निकाल ले। अदरवाइज़ जब ये डिसऑर्डर या बीमारी जब अपनी एक पीक पर पहुँच जाती है, डायग्नोस हो जाती है, तो वो 3 टू 5 जो बेसिकली इसका एक टाइम पीरियड है, 3 से 5 साल के दौरान ये जो पेशेंट है, ये इनकी डेथ हो जाती है। बहुत ज़्यादा तो वो इसको क्या कहते हैं कि 10 साल तक ये चल जाएगा। वालेकुम सलाम क्या हाल है, ठीक हो? अ, स मुझे आपका पूरा नाम तो नहीं पता यहाँ पे एस लाइक चले ख़ैर वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो है बेसिकली जो पहली बीमारी है जो मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, इसको हम अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द मोटर न्यूरॉन्स एंड द पेशेंट हू डायग्नोस्ड विद द amyotrophic lateral sclerosis basically die within a 3 to 5 years.
एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा तीर मारेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ार लेंगे तो वो 10 साल का अरसा निकलेगा। लेकिन लेकिन वो भी इस सूरत में कि 10 साल का जो अरसा गुज़रेगा वो भी इस सूरत में कि अगर उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव केयर की जाए, बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया जाए, उनकी जो मेडिकेशंस प्रॉपर चलती रहें, जो बाकी जो इसकी केयर है वो होती रहे। अच्छा, ओके, सबिहा, हाउ आर यू सबिहा, ठीक हो? चलें, अच्छी बात है, यू जॉइन अस, और अच्छी बात है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ होप फॉर द बेस्ट कि आपके लिए ये बहुत ही सूटेबल और ज़बरदस्त चीज़ एक होगी। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ द डिसऑर्डर की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लिटरल स्क्लेरोसिस। ये भी बेसिकली जो मैंने पहले डिस्कस की है, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को मैंने डिस्कस किया है। तो प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस जो है, ये अमूमन बच्चों में होता है। ये एएलएस की ही जो अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की मैंने बीमारी डिस्कस की है, ये उसकी एक वो ये कह लें कि उसकी एक कंटिन्यूएशन है। लेकिन ये अमूमन प्राइमरी हम कह लें तो प्राइमरी यानी ये बहुत पहले हो जाती है, बच्चों में होती है, और ये इतनी फैटल नहीं होती है। ये बहुत स्लो होती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो डेफ़िनेटली एक बीमारी है तो वो करेगी तो सही डिस्टर्ब बंदे को, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि ये बहुत स्लो होता है इसका। जितनी ज़्यादा अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो है वो पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहा होता है, उसके सर्वाइवल को थ्रेट कर रहा होता है, उसकी जान के लिए खतरा बन रहा होता है, तो प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस जो है, ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता। ये अमूमन बच्चों में पाया जाता है। आगे जो थर्ड इश्यू आ जाता है, जो तीसरी बीमारी आ जाती है, वो है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। Progressive bulbar palsy, basically, this is the disorder also related to the motor neurons. Basically, people who have amyotrophic lateral sclerosis also have progressive bulbar palsy. यानी जो बीमारी मैंने पहले डिस्कस की है। हेलो मंसूर, क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र है, तुम भी आए यार। आई वाज़ वेटिंग। अच्छा, जो बेसिकली हम बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी की, तो सॉरी, हम बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी की। तो वालेकुम सलाम। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी जो है, ये जिन लोगों को होता है, ये उन लोगों को होता है मोस्टली जिनको एएलएस भी हो, यानी अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जो पहले ही हमने डिसऑर्डर डिस्कस किया है। जिन लोगों को वो पहला डिसऑर्डर होता है, अमूमन मोस्टली उनको प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी भी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली माउथ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। माउथ रिलेटेड इश्यूज़ क्या होते हैं कि स्पीकिंग में मसला आ रहा होता है। माउथ रिलेटेड से बोलना मुँह से ही है, तो मुँह से भी जो काम हो रहे हैं, मतलब स्पीकिंग में मसला आ रहा होता है, ईटिंग में मसला आ रहा होता है, स्वैलोइंग में मसला आ रहा होता है, तो जो भी माउथ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें थोड़ा-सा इश्यू आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। अच्छा, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी जो है बेसिकली ये मसल्स रिलेटेड इश्यूज है। जैसा कि अब यू कैन से कि चूंकि आप नाम ही इसका पढ़ लें, एक चीज होती है कि याद करने के लिए सबसे पहले कि आप चीज का नाम याद करें। जो नाम आप अगर आपको नाम याद हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी यानी ये जो इशू है, ये मसल्स से रिलेटेड है, ठीक है? ये बहुत स्लो होता है और प्रोग्रेसिवली आहिस्ता-आहिस्ता, प्रोग्रेसिव हम उन बीमारियों को कहते हैं, जो बड़ी स्लो और बड़ी आराम से इंसान पे हमला कर देती हैं। तो बेसिकली ये बहुत स्लो और प्रोग्रेसिवली ये इंसान के आर्म्स को, लेग्स को, माउथ को इफ़ेक्ट करती है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अच्छा, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है, ये बेसिकली इनहेरिटेड होती है और ये बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक हो गया जी? तो इसमें ये बेसिकली एक जो इफ़ेक्टेड जीन होता है, एक एसएमए1,
उसकी वजह से इफ़ेक्ट करती है। एक चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि जेनेटिक है, इनहेरिटेड है, अब नस्ल दर नस्ल चलती है, बच्चे अपने वालिदैन से लेते हैं, तो ये मोस्टली बच्चों को इफ़ेक्ट करती है और इसमें जो है वो एक स्पेशल किस्म का अबनॉर्मल जीन जिसको हम कह लें कि एक जीन होता है जिसमें इश्यू होता है, जिसको हम कहते हैं SMA1। वो SMA1 जो होता है वो इनहेरिटेड होता है बच्चे में पेरेंट्स के थ्रू, यानी कि वालिदैन से वो जीन मुंतकिल होता है बीमार जीन। जिसको SMA1 कहते हैं। अब ये जो है वो बच्चे के ट्रंक को, उसकी लेग्स को और उसके आर्म्स को कंट्रोल उसको इफ़ेक्ट करती है। तो ये बेसिकली 3-4 जो थी वो मैंने डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने आपसे अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आपसे प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस को डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आपसे प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी जो कि माउथ रिलेटेड इश्यूज़ को क्रिएट करता है। उसके बाद मैंने आपसे प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी और एट द एंड जो है वो मैंने आपसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को डिस्कस किया है। तो ये जो था ये तो थे यू कैन से कि मोटर न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर। मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सेंड सीएनएस से लेके मसल्स तक जाते हैं। 2 तरह के मैंने मोटर न्यूरॉन आपको बताए थे कि एक तो होता है जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरे होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अपर मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो बेसिकली ब्रेन में पाए जाते हैं और जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं ये आपके ब्रेन स्टेम में, आखिरी दिमाग के हिस्से में और उसके अलावा ये स्पाइनल कॉर्ड एंड सो ऑन आगे को चलते हैं। इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली होती है वो अपर मोटर न्यूरॉन से होती हुई अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। इसी तरह मैंने आपसे फिर उसके बाद अगर मोटर न्यूरॉन्स में कोई इश्यू आ जाता है, तो 5 किस्म के मैंने आपसे जो है वो डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। एंड पर आ जाते हैं आखिरी जो टाइप है न्यूरॉन की वो है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन बेसिकली इसको हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं, उसके अलावा इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहते हैं और लोकल सर्किट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके लेकिन आपने 1-2 नाम बस याद रखने हैं। तो उसमें अच्छा इसमें होता क्या है बेसिकली ये न्यूरल सर्किट्स को बनाते हैं जो इंटरन्यूरॉन होते हैं ये अच्छा 2 किस्म के इंटरन्यूरॉन होते हैं। एक को हम कहते हैं लोकल इंटरन्यूरॉन, दूसरे को हम कहते हैं रिले इंटरन्यूरॉन। लोकल इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं उनके जो एक्सोन्स होते हैं जब आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उसमें जो एक्सोन्स होने हैं एक्सोन एक उसके स्ट्रक्चर में एक लंबी सी जो एक सेल बॉडी के बाद एक्सोनल हिलॉक और एक्सोनल हिलॉक से एक लंबी सी जो है वो स्लाइड गुजरती है जो टर्मिनल बटन्स पे खत्म होती है जाके। तो एक्सोनल हिलॉक और टर्मिनल बटन के दरमियान जो एक स्लाई नुमा स्ट्रक्चर होती है उसको हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन बेसिकली लोकल न्यूरॉन्स में एक्सोन छोटे होते हैं और ये साथ-साथ वाले न्यूरॉन्स के साथ सर्किट बनाते हैं। ये मैंने आपको कल भी जब बताया था कि न्यूरॉन जो बेसिकली है ये कुछ न्यूरॉन क्लोज़ सर्किट बनाते हैं और कुछ न्यूरॉन जो है वो बड़े सर्किट्स बनाते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर से लेके दूसरे स्ट्रक्चर तक वो अपना जो है ये करते हैं। अब होता क्या है बेसिकली जो अ, इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। यानी इन्फॉर्मेशन जिस तरह मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि ब्रेन में जब इन्फॉर्मेशन आती है तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आती है, वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग ब्रेन में जो होती है सीएनएस में वो इंटर न्यूरॉन पाए जा रहे होते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, प्रोसेस करवाते हैं और उस मैसेज को दोबारा मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं और मोटर न्यूरॉन उनको आगे लेकर चले जाते हैं। तो ये ब्रेन में जो इंटर न्यूरॉन है बेसिकली दे क्रिएट अ लिंक बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन्स। और ये सर्किट्स बनाते हैं। 2 तरह के इंटरन्यूरॉन होते हैं, एक को हम कहते हैं लोकल इंटरन्यूरॉन्स और दूसरे को हम कहते हैं रिले इंटरन्यूरॉन्स। जो लोकल इंटरन्यूरॉन्स होते हैं वो करीबी-करीबी जो न्यूरॉन्स उनके होते हैं, उनके साथ सर्किट बना रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरल सर्किट्स। और जो रिले इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर का सर्किट दूसरे स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं। लाइक वो थैलेमस का स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस के साथ बनाएँगे और या वो लेफ्ट हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर राइट हेमिस्फीयर के साथ बनाएँगे, तो उसको हम कहेंगे लेटरल सॉरी रिले मोटर सॉरी इंटर न्यूरॉन्स
और वो न्यूरॉन जो लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर-अंदर सर्कल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लोकल। लोकल से मुराद है, वर्ड को याद रखा करें, लोकल से मुराद है वहीं पर, लोकली, करीबी-करीबी, ठीक है? तो हम वो वर्ड यूज़ करते हैं ना कि यार ये लोकल है, आप लोकल स्टूडेंट हैं या आप इधर वाले ही रहते हैं और आउटसाइड कौन है, स आउट ऑफ सिटी कौन है और लोकल कौन, लोकल का मतलब है इनसाइड, इनसाइड, ठीक है? इनसाइड द स्ट्रक्चर जो एक न्यूरल सर्किट बनता है, और रिले का मतलब होता है बाहर। तो वो जो आउटसाइड ऑफ द जो एक सर्कल है, वो बनता है, तो उसमें अच्छा, उसके अलावा जो इंटरन्यूरॉन है बेसिकली ये साइकोलॉजिकल जो वर्किंग जो करते हैं, ये लर्निंग के प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो ये थे इंटरन्यूरॉन। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी चीज़ की। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो यू कैन रीड आउट, you can listen the lectures again and again. It that will be uploaded to the YouTube. So I'm sure इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के घर में उम्मीद है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर थोड़ा-सा टाइम देंगे इसको, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। क्यों मंसूर, ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ, फैसल क्या हाल है, ठीक है? कोई अफ़ाक़ा हुआ? चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। टाइम हो गया, इससे पहले कि मुझे वो क्या क्या कहते होते हैं कि बेगम या बेटे की तरफ से अलामे आने शुरू हो जाएँ कि जनाब अब हमें सोने दें, तो मुझे इजाज़त दे दीजिए और आप लोग इसको कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कोई भी चीज़ अगर रह जाएगी, तो हम उसको अगेन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सो ठीक है मंसूर, ठीक है फैसल, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्या नाम था आपका, मुझे फिर भूल गया। सबिहा, आई थिंक सो, यस सबिहा। तो ठीक है सबिहा, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।